Hello, students of class 8. Today we are going to start with chapter number 5, the judiciary. Judiciary यानी कि न्यायपालिका. Judiciary means न्यायपालिका. आज हम आपकी देखते हैं कि कैसे हमारी जो जुडिशरी है वो कैसे काम करती है. हमारी यहाँ का इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, ये कहाँ पर है, स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है ना, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर कौन होता है इंडिया में, कितने जो टायर्स है वो जुडिशियल स्ट्रक्चर के इंडिया में होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे. अब देखो, वैसे तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है. कहाँ है ये सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली. हाईएस्ट स्टेट का कोर्ट कौन सा होता है? जोधपुर हाई कोर्ट, है ना. और हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर कौन होता है? जो हाईएस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो. उसके बाद में हम देखेंगे कितने जुडिशियल स्ट्रक्चर होते हैं. देखिए, हम देखते हैं जुडिशरी यानी कि द नीड फॉर इट. जुडिशरी की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी दैट हैज़ अ मिक्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिजनेस इंटरेस्ट. हम एक ऐसे समाज में रहते हैं सभी, जिसमें सभी का मिक्सचर है, अलग अलग जातियों का, अलग अलग श्रेणियों का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग लिंग, अलग अलग आर्थिक जिनके स्टेटस होते हैं, इस टाइप से. तो सब अलग अलग लोगों से भरा हुआ है. Hence, dispute and conflicts are bound to happen between communities within the community or even in a family. तो इसीलिए जब ये अलग अलग फैमिली के होते हैं तो इनके बीच में अलग अलग कम्युनिटीज़ में और इवन फैमिली में भी लोग होते हैं तो उनमें भी डिस्प्यूट तो होते ही हैं. There thus arise a need for the government to have in place a mechanism for resolving conflicts as also to enforce laws existing for the well-being of the society. कि इसीलिए एक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरत होती है कि वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर वो इन सभी विवादों का निपटारा कर सके. दिस मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज कॉल्ड द जुडिशियल सिस्टम और द जुडिशरी. और यही जो मैकेनिज्म होता है विवादों को मैनेज करने का, उसे कहा जाता है जुडिशियल सिस्टम या फिर जुडिशरी. The judiciary, therefore, is that branch of government which administers justice, and it is wholly independent of the legislature and executive. जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट की एक ब्रांच होती है जो कि न्याय को एडमिनिस्टर करती है और ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तरह. जुडिशरी की इम्पोर्टेंस. जुडिशरी इट्स इम्पोर्टेंस, इसका क्या महत्व है? A sovereign democratic country need a judiciary for the following reason. एक जो संप्रभु, सोवरेन यानी कि संप्रभु जो राष्ट्र होता है, उसमें इन कारणों की वजह से एक अच्छी जुडिशरी की ज़रूरत होती है. टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना. टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एज ऑल्सो बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट. नागरिकों के बीच में अगर कोई विवाद होता है या गवर्नमेंट और नागरिक के बीच में कोई विवाद होता है तो उनको रिजॉल्व करना, उसका निपटारा करना. टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का संरक्षण, गार्जियन यानी कि संरक्षक के रूप में कार्य करना. टू कीप अ चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनीवन इन द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन. कि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर पाए, उसका भी ध्यान रखना. टू इंश्योर जस्टिस टू ऑल इन अ फेयर मैनर. सही तरीके से सभी को न्याय दिलाना, न्यायोचित तरीके से. अब आप देखो ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम. ये जो लीगल सिस्टम होता है इसकी ब्रांचेस. द इंडियन लीगल सिस्टम वर्क्स अंडर टू मेन कैटेगरीज. हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है ये दो मेन कैटेगरीज में वर्क करता है, सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ. अब सिविल लॉ क्या होता है? देखो, सिविल लॉ होता है दिस डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इंक्लूडिंग हार्म, लॉस और डैमेज टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ये जो होता है इन्फ्रिंजमेंट्स के जितने भी पहलू होते हैं, जैसे कि निजी जो अधिकार हैं, अगर कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है या किसी को भी या किसी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को, तो उनके साथ में डील करना. इट डील्स विद केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, फैमिली डिस्प्यूट, डाइवोर्स, टैक्स, रेंट एट्सेट्रा. ये इस टाइप के केस देखता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई फैमिली के डिस्प्यूट से रिलेटेड है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, रेंट है, टैक्स है, इस टाइप से. एनी पर्सन एग्रीव्ड ऑन सच मैटर इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ पेटिशन इन द कोर्ट. कि कोई भी पर्सन जिसको लगता है
कि उसको ज़रूरत है कोर्ट में जाने की, कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। एंड द कोर्ट शैल जज द फेयरनेस ऑफ द केस, कोर्ट उसका सही तरीके से न्याय करता है, कंसिडरिंग इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स यानी लाभ और डिमेरिट्स यानी हानि, उसके लाभ हानि को देखते हुए, एंड अवॉर्ड सच रिलीफ एज इज जज्ड अप्रोप्रिएट, और फिर वो देखता है कि सही तरीके से उसका जजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आता है आपका क्रिमिनल लॉ। द लॉज अंडर दिस कैटेगरी डील विथ सच क्राइम, इस कैटेगरी के अंदर वो क्राइम आते हैं जैसे कि रॉबरी है, थेफ्ट चोरी है, मर्डर है, फॉर्जरी है, डाउरी दहेज है, इस टाइप के। एनी पर्सन हु हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ एनी सच इंस्टेंस, इसमें से कोई भी पर्सन अगर इनमें से किसी से पीड़ित होता है, ही हैज़ टू फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसको पहले एफआईआर दर्ज करवानी होती है पुलिस में, हु देन कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर, फिर उसके बाद में उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अरेस्ट द एक्यूज पर्सन, जो भी पर्सन होता है, जो आरोपी होता है, एक्यूज्ड पर्सन यानी कि आरोपी, उसको अरेस्ट किया जाता है। एंड फाइल अ केस इन द कोर्ट, और उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस दायर किया जाता है। द कोर्ट में देन फाइंड द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी कि गुनाह, कल्प्रिट, और सेंड हिम टू जेल फॉर अ सर्टेन टाइम। कोर्ट क्या करती है, उसको या तो जो भी आरोपी होता है उसको या तो फाइन भरने के लिए कहती है, या फिर उसको जेल भेजा जाता है। इन एक्सट्रीम केसेस अ पर्सन में बी अवॉइडेड अ डेथ सेंटेंस ऑल्सो, और ऐसे कुछ केसेस तो ऐसे थे जिसमें मृत्यु दंड की सजा भी दी जाती है। द इंडियन लीगल सिस्टम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वर्ल्ड का सबसे पुराना लीगल सिस्टम है। इट हैज़ चेंज एंड इवॉल्व ओवर द सेंचुरीज, टेकिंग द बेस्ट प्रोविजंस फ्रॉम लीगल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, तो हमारा जो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस लीगल सिस्टम का फाउंडेशन है। द जुडिशरी एंड इट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस, अब न्यायपालिका और उसका स्वतंत्र रूप में वो क्या क्या करती है, क्या उसका स्टेटस है, वो हम यहाँ देखेंगे। द इंडियन जुडिशरी इज एन independent institution and is completely separate from both the legislature as well as the executive branches of the government. हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है। ये पूरी तरीके से लेजिस्लेचर यानी विधायिका से और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जैसे ये दोनों स्वतंत्र है, उसी टाइप से हमारा जुडिशरी भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है। Independence of the judiciary is the basic requisites for ensuring a free and fair society, कि अगर आपको एक स्वतंत्र और स्वच्छ समाज चाहिए तो उसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना ज़रूरी है। स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, स्पेशली डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इंटीग्रिटी, impartiality and intelligence are some of the hallmarks of the independent judiciary, कि इंटीग्रिटी है, इम्पार्शली है, किसी के साथ निष्पक्षता का रखना है ना, इंटेलिजेंस, ये सब इसके इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हॉलमार्क्स है। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखना चाहिए, उसके लिए कुछ रीजन्स हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं। To ensure that all the organs of the government are functioning within their allocated jurisdiction and in accordance with the provision of the constitution, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनको लिमिट्स दी गई है उसके अंदर, है ना, और जो कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहे हैं। To interrupt the provision of the Constitution independently without any pressure or constraints imposed by the executive or the legislative, कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और विधायिका के का कोई भी प्रेशर उस पर ना रहे, इसके लिए जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनको इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाए। टू गिव जस्टिस विदाउट एनी फियर और इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव, कि चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उनके इंटरफेरेंस के बिना, उनके डर के बिना जस्टिस देना। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन,
कि मौलिक आधारों की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक आधारों की रक्षा करने के लिए। These principles are enshrined in the Constitution so as to safeguard the citizens' right for fairness in the judiciary and not get influenced by politicians। कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बताए गए हैं कि ये नागरिकों के सुरक्षा कवच कह सकते हो आपने, राइट फॉर फेयरनेस जुडिशरी में, जो कि किसी से भी प्रभावित नहीं होंगी, कोई भी उसको अपने अपने प्रभाव नहीं डाल सकता, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन अगर उस पर अपना दबाव बना रहा तो नहीं बना सकता है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं कर सकता है। द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, कोई अमीर वगैरह भी उन पर अपना दबाव नहीं बना सकते। The following constitutional provisions have been laid down to ensure the independence of the judiciary। ये जो आगे जो provisions है ये बताते हैं कि कैसे हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है। Judges in the Supreme Court and High Court are appointed by President। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उससे भी कंसल्ट करता है, उससे भी विचार विमर्श वो करता है। वंस अपॉइंटेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट। एक बार जब इन जजों को नियुक्त कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है। दैट टेन्योर्स आर फिक्स, उनका जो समकाल अवधि काल है, उनका जो टाइम है वो फिक्स होता है एंड सिक्योर होता है, सो दैट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड और कंपेल्ड टू गिव अनफेयर और इन्फ्लुएंस जजमेंट। इसीलिए उनके ऊपर ये दबाव नहीं होता, ये फोर्स नहीं होता है कि वो किसी के साथ अन्याय करें। दे गेट फिक्स्ड सैलरी एंड अदर अलाउंस विच कैन नॉट बी रिड्यूस। उनकी एक फिक्स सैलरी दी जाती है और कुछ दूसरे भत्ते वगैरह भी दिए जाते हैं जिन्हें कम नहीं किया जा सकता। अब हम जुडिशरी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जुडिशरी इट्स स्ट्रक्चर, देखो इसको अगर आप बिल्कुल सिंपल लेवल से समझो तो अलग अलग लेवल पे इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद नीचे होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल केसेस जिसमें होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस का सेशन कोर्ट होता है, फिर उसके बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके बाद में फर्स्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके बाद में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और सबसे नीचे होती है न्याय पंचायत। सबसे नीचे कौन सी होती है? न्याय पंचायत। बस इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल का होता है। एट द एपेक्स, एपेक्स यानी सबसे ऊपर, एपेक्स मीन्स सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। देखो कंट्री में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है और स्टेट में हाई कोर्ट सबसे ऊपर होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये वाला, एंड पंचायत एट द विलेज लेवल, और विलेज लेवल पे क्या होती है? पंचायत होती है। The न्याय पंचायत at village level are not officially recognized as a part of judiciary since they do not have the power to send anyone to jail। ये जो न्याय पंचायत होती है इसे आप जुडिशरी का पार्ट नहीं मान सकते हो क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं होता है कि ये किसी को जेल भेज सके। आइए अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर्स। सुप्रीम कोर्ट और उसके पावर। फर्स्ट है इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन, फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सही जो न्याय होता है वो। द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर सम केसेस डायरेक्टली, सुप्रीम कोर्ट किन्हीं केसेस को डायरेक्टली सुन सकती है। इट कैन सेटल डिस्प्यूट बिटवीन, ये विवादों का निपटारा कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर ऑफ स्टेट्स, चाहे स्टेट एक या एक से ज़्यादा स्टेट और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसका निपटारा, दो स्टेट्स की गवर्नमेंट है उनका निपटारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट, कि दोनों आपस में आमने सामने एक या एक से ज़्यादा स्टेट इधर है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बीच में। इट एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग ऑर्डर और राइट्स, ऑर्डर इशू करके फंडामेंटल राइट्स के द्वारा भी ये एनफोर्स कर सकती है। फिर आता है एपेलेट जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन में क्या होता है? अपील, है ना। It can hear appeal against the judgment of the High Court in both civil and criminal cases, कि चाहे सिविल केसेस हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो, हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट ये अगर कोई अपील दायर करता है तो उसको सुनने का अधिकार इसको होता है, ये इसका पावर होता है।
फिर आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि सलाह देने का काम करना। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, he may refer the question to the court for consideration, and after such hearing, court can given its opinion to the president. कि अगर प्रेसिडेंट के सामने कोई ऐसा इश्यू आ जाता है, कोई ऐसा कानून का या ऐसा फैक्ट आ जाता है जो कि लॉ से रिलेटेड होता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट के सामने कोर्ट को रेफर कर देता है वो क्वेश्चन, है ना। और कुछ सुनवाई करने के बाद में कोर्ट क्या करता है, अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को देता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर केप्ट एज रिकॉर्ड्स एंड कोटेड बाय लॉयर्स व्हाइल प्लीडिंग सिमिलर केसेस इन कोर्ट। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड्स के रूप में रखना है, और जब लॉयर्स जब दूसरे इसी टाइप के केसेस की सुनवाई करते हैं तब वो उन्हें मेंशन भी करते हैं। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, ये हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो कहाँ है, दिल्ली में। जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट हैज द राइट टू डिक्लेयर एनी सच लॉ नल एंड अवॉइड इफ इट इज वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। इसके पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो किसी भी लॉ को नल बता सकता है ना। अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट हो रहा है तब वो ऐसा कर सकता है। फिर आता है द हाई कोर्ट एंड इट्स पावर्स, हाई कोर्ट और उसका पावर। हाई कोर्ट और उसका पावर में हम देखेंगे कि क्या हाई कोर्ट क्या करता है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, उसके वो क्या क्या कार्य कर सकता है। ये हमारा दिल्ली का हाई कोर्ट है, ठीक है। हमारे राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है और उसकी ब्रांच जो है वो है जयपुर में। हाई कोर्ट्स आर प्रेजेंट इन स्टेट्स और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट्स में होते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स में होते हैं। दे हैव द पावर टू इश्यू ऑर्डर कॉल्ड राइट्स टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन अंडर देयर ओरिजिनल जुरिडिक्शन। उसके पास ये पावर होता है कि वो ऐसे ऑर्डर इश्यू कर सकता है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा मिले। अंडर एपिलेटेड जुरिडिक्शन द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और एपिलेट जुरिडिक्शन के अंदर वो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, अगर उसने कोई जजमेंट दिया है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, लेकिन उसके अगेंस्ट अपील सुनने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। कहाँ होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दीज कोर्ट्स वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड आर कैटेगराइज्ड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सब जजेस, म्युनिसिप कोर्ट्स एटसेट्रा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, इनको ऐसे कैटेगराइज किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सब जजेस और म्युनिसिप कोर्ट। द पब्लिक नॉर्मली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस लेवल। अब पब्लिक जो है, पीपल जो है, नॉर्मली इसी लेवल पर कांटेक्ट में, जुडिशियल सिस्टम के इसी लेवल पर गवर्नमेंट से कांटेक्ट में आते हैं। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच जाते, पहले वो इन कोर्ट्स में जाते, उसके बाद हाई कोर्ट में जाते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कोर्ट्स एंड देयर एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल। In principle, all citizens of India have the right of access to the court of the country। कि भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि कोर्ट में वो जा सकते हैं अपने किसी भी इशू के लिए। All have the rights to seek and receive justice for themselves। सभी को ये अधिकार होता है कि उन्हें न्याय मिले। They have the right to be heard, उन्हें सुना जाए, and get their grievance addressed and matters of victimization resolved, और उनके जो भी मैटर्स है उनका निपटारा हो। However, in actual terms, things are quite different। अगर हम देखा जाए तो, सही तरीके से देखा जाए तो चीज़ें कुछ अलग होती है। कोर्ट्स आर फ्यू इन द कंट्री एंड द एग्रीव्ड आर मैनी। कि कोर्ट तो इस कंट्री में कुछ ही है, लेकिन कोर्ट में अपनी बातें रखने वाले बहुत सारे हैं। पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रजिस्टर देयर पिटिशन एंड रजिस्टर FIR। लोगों को बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है इसके लिए, अपनी FIRs वगैरह रजिस्टर करवाने के लिए, पेटिशन देने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए
They then need to hire lawyers who would study their case and draft the petitions. तो इसके लिए उन्हें लॉयर से मिलने की ज़रूरत होती है, लॉयर को हायर करने की ज़रूरत होती है जो उनकी केस को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और फिर वो पेटिशन बनाते हैं. Subsequently, the petitions get listed for hearing after prolonged waiting as the prolonged यानी बहुत लंबा, as the judges are few, क्योंकि जज कुछ ही होते हैं. इसके लिए क्या होता है कि जो पेटिशन से पहले उनको लिस्टें बनाई जाती है उसके हियरिंग के लिए, फिर एक बहुत लंबे इंतजार के बाद में फिर उनका टर्न आता है. इसीलिए लोगों को तारीख पे तारीख मिलती जाती है. हॉलीडेज एंड अदर डिस्ट्रप्शंस hamper the courts, but grievance and petitions come in at a regular flow. और जितनी भी हॉलीडेज वगैरह होती है वो सब कोर्ट में होती हैं, लेकिन पेटिशंस भी रेगुलर फ्लो में आते रहते हैं. प्रोड्यूस्ड इन 1000 एवरी मिनट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. ये कहा जाए तो लगभग हजारों, हर मिनट में हजारों केस सुने जाते हैं हमारी पूरी कंट्री में. दिस मेक द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन वेरी टाइम कंज्यूमिंग as also cumbersome with counter challenges by the opposing parties to the cases and the huge number of pending hearings. इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है और फिर जो अपोजिंग पार्टीज होती है, जो केसेस होते हैं वो उसमें चैलेंज भी होते रहते हैं और फिर क्या होता है कि जो हियरिंग्स है, बहुत सारी हियरिंग्स तो पेंडिंग में ही चलती रहती है. People had to leave their work and attend courts repeatedly. लोगों को बार बार अपना काम छोड़कर कोर्ट में आना पड़ता है. There is also the major factor of litigation cost involved. और ये जो है litigation cost जो है वो भी इसमें आ जाती है. Large amount of money are needed for advocate fee and many cannot afford this. फिर एडवोकेट जो होता है उसकी जो फीस है उसके लिए फिर बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है. It is because of this reason that most people either avoid getting into legal complications of the court procedures and accept their situation as right of destiny or turn to the root of the crime and take law into their own hands. और क्योंकि इसी वजह से यही कारण है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसे लीगल कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की बजाय वो क्या करते हैं कि कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा होता है, वो अपनी या तो किस्मत मान लेते हैं और उस सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हैं या फिर क्या करते हैं वो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं. अब आप पढ़ेंगे एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी टू कोर्ट्स. अब क्या क्या इसमें एक्सेसिबिलिटी क्या क्या कोर्ट्स को है. द जुडिशरी ऑफ द कंट्री हैज टेकन नोट ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन अप्रोचिंग द कोर्ट फॉर redressal of their grievances and taken some steps to take the legal system more accessible to the common man. Two such measures have been discussed below. तो अब कि कैसे लोगों तक पहुंच बना पाए और कैसे लोगों की प्रॉब्लम कम से कम हो पाए, इसके लिए कुछ उपाय अपनाए गए जिनमें से कुछ यहाँ पर दो नीचे बताए जा रहे हैं. जैसे एक तो PIL होती है और एक लोक अदालत होती है जिसमें जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट का निपटारा हो जाता है. PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. क्या होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? The Supreme Court adopted the mechanism of public interest litigation in the early 80s. जो सुप्रीम कोर्ट है ना, द सुप्रीम कोर्ट जो है वो PIL को अपनाता है अर्ली 80s में, यानी कि 1980s से वो सुप्रीम कोर्ट में ये अप्लाई हो गया था. दिस अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ केस इन द हाई कोर्ट और इवन डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज एग्रीव्ड हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड. कि इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकती है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है. द ऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ PIL स्पेसिफाइज that it is not for safeguarding the interest of any one individual but it is meant to give relief to a group of people. ये जो PIL होती है वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं होती है, बल्कि इसका मतलब होता है कि रिलीफ
लोगों के ग्रुप को, बहुत सारे लोगों के समूह जो होता है उनको रिलीफ देना। द PIL इज एक्सेप्टेबल इवन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर और पोस्ट कार्ड सो दैट पीपल लिविंग इन रिमोट रीजन ऑल्सो गेट अ क्विक हियरिंग। ये जो PIL होता है वो लेटर और पोस्ट कार्ड की फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल होता है, ताकि जो लोग रिमोट एरिया में रह रहे हैं उनकी भी सुनवाई जल्दी हो पाए। Since its introduction, a large number of issues have been resolved through PIL। और इसीलिए कि एक बहुत सारे जो इशू हैं PIL के थ्रू रिजॉल्व हो जाते हैं। सम नोट वर्दी एग्जाम्पल्स आर, इसी के कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि रेस्क्यू ऑफ बॉन्डेड लेबर, जैसे बंधुआ मजदूर को बचाना वो होता है। उसके बाद में कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल्स लैंग्वेजिंग इन जेल फॉर ईयर्स, द केस ऑफ मिड डे मील की जो थी वो, एंड प्रिवेंशन ऑफ नेशनल लॉसेस फ्रॉम रोटिंग फूड ग्रेन्स इन गोडाउन, गोडाउन में अनाज के सड़ने से जो नेशनल लॉस होता है उससे बचना। इस टाइप से जो PL है उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है। ये कुछ PL के एग्जाम्पल्स हैं। अब आती है आपकी लोक अदालत, है ना। लोक अदालत यानी कि पीपल्स कोर्ट, लोगों की अदालत। The courts have also instituted lok adalats where people have direct access to the decision makers, mostly for redressal of specific grievances against particular services like electric supply, telephone department, etc। कि जैसे कि टेलीफोन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इस टाइप की कुछ सेवाएं हैं, तो उनसे कि जल्दी से आपकी सुनवाई भी हो जाए और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। तो लोक अदालत में आप इस टाइप के टॉपिक जो है वो डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स के पास में लेकर जा सकते हैं। इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू द मेडिएशन ऑफ विलेज एल्डर्स एज इन पंचायती राज। पंचायती राज में गांव के जो